तो कैसे हैं मेरे चंगू मंगू। आज विज्ञान कक्षा 9 चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 उसका आज कॉन्सेप्ट का आखिरी क्लास भाग 6। इसके बाद आप जितने भी अंदर के ब्लू लाइन के क्वेश्चंस हैं और जो अध्याय के अंत में जो प्रश्नावली है उसकी वीडियोस बनेगी और आएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो स्टडी मटेरियल है वो आज आपका ख़त्म होने वाला है इसी वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण, वाष्पन, वाष्पीकरण की प्रभावित होने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर और वाष्पन के प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो एक चीज मैं समझाना चाहता हूं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपको पानी गर्म करना हो तो आप क्या करेंगे? आप पानी को लेंगे, चूल्हे के ऊपर में डाल देंगे, स्टोव के ऊपर में डाल देंगे, पानी गर्म होना शुरू होगा। 100 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही उसका होगा, क्वथनांक पे जैसे ही वो जाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर पे, उसके सतह से पानी के अंदर से भाप नहीं निकलती है, उसका जो ऊपरी सतह है उससे भाप निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को सतही प्रक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि सतह से वाष्प बाहर निकलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सतही प्रक्रिया। तो जब 100 डिग्री मतलब कि क्वथनांक पे द्रव्य जब वाष्प में बदलता है उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। लेकिन वाष्पीकरण को इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं, लेकिन वाष्पन इवेपोराइजेशन कहलाता है। वाष्पन की प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें पानी भाप में वाष्प में तो बदलता है, लेकिन उसे चूल्हे पे चढ़ाने की जरूरत, गर्म करने की जरूरत, 100 डिग्री टेम्परेचर देने की जरूरत या क्वथनांक किसी भी द्रव्य का देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कोई भी द्रव्य जब वाष्प में, भाप में या गैस में बदल जाए अपने क्वथनांक के नीचे ही। मान लीजिए कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है और एक कपड़ा गीला है, कपड़ा को सुखाना है, छत पे ले जा करके आपने क्या किया? रस्सी पे डाल दिया। क्या ये गर्म होकर के इतना गर्म हो जाता है कि हाथ जल जाए? नहीं, अपने आप धीरे धीरे ठंडा ही रहता है और पूरा पानी गायब, वाष्प में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहेंगे। आपका गंजी खेलते खेलते या आप जो कपड़ा पहने हैं गीला हो गया और पंखे के नीचे में आप आकर के बैठ जाते हैं आराम से, और 5 या 10 मिनट में, स्कूल्स में ऐसा होता है, 5 या 10 मिनट में गंजी शर्ट सब पंखा के नीचे सूख जाता है। तो क्या एकदम बॉयल खलबल खलबल पानी होने लगता है शरीर का पसीना? नहीं, जल ही जाएंगे आप। तो ये जो वाष्प बना आपके शरीर के कपड़े का जो पसीना है वाष्प में बदल गया, ये 100 डिग्री टेम्परेचर को अचीव नहीं किया, वो उससे नीचे में ही हो गया, इसीलिए इस प्रक्रिया को वाष्पन कहेंगे। समझ में आया अच्छे से? लेकिन हम इस अध्याय में वाष्पन को वाष्पीकरण की तरह ही पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूरी अध्याय में इवेपोराइजेशन को वाष्पीकरण का ही नाम दिया गया है, तो हम उसी के साथ चलेंगे और वो सही भी दिया गया होगा शायद। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वाष्पीकरण क्या है? जब द्रव्य अपने क्वथनांक पर गर्म होकर भाप बनाने लगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। पढ़ चुके हैं पहले भी। वाष्पीकरण क्या होता है? सतह से होता है, याद रखिएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में यह आ सकता है कि वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है या नहीं है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? सतही प्रक्रिया, मतलब सरफेस से वाष्प बनते हैं। दूसरा है वाष्पन, इसे कहते हैं वेपोराइजेशन और इसे कहते हैं इवेपोराइजेशन। जब द्रव्य अपने क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में बदल जाए,
उस प्रक्रिया को वाष्पन या फिर इवेपोराइजेशन कहते हैं। लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में हम इसी को वाष्पीकरण भी कहेंगे। अब कुछ अंतर है वाष्पन और वाष्पीकरण में। तो वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक पर वाष्प का बनना। क्वथनांक पर वाष्प का बनना वाष्पीकरण है। और वाष्पन क्या है? क्वथनांक के नीचे वाष्प का बनना वाष्पन है। वाष्पीकरण में कम ऊर्जा लगती है। आप लोग इससे सरप्राइज नहीं होएगा, ये जो पॉइंट है बहुत मजेदार पॉइंट है। वाष्पीकरण जो आप करते हैं, मतलब कि पानी को चूल्हे पे जो चढ़ा करके आप वाष्प बनाते हैं, इसमें ऊर्जा कम लगती है। कंपेयर अगर करें, तुलना करें कपड़ा जो आप सुखाते हैं, वो कपड़े से जो वाष्प निकलता है इसमें ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो चूल्हा पे जला के गर्म कर रहे हैं तो ऊर्जा तो उसमें ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाष्पन में ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है और वाष्पीकरण में कम ऊर्जा की खपत होती है। 100 डिग्री टेम्परेचर जिसमें अचीव हो जाए, जिसमें क्वथनांक आए, उसमें ऊर्जा कम लगेगी। और जिसमें क्वथनांक नहीं आए तब वाष्प बनाना हो तो उसके लिए ऊर्जा की ज्यादा मात्रा लगेगी। वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है। क्यों? वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होगा क्योंकि चूल्हा पे चढ़ा रखे हैं। लेकिन वाष्पन की दर क्या होगी? कम होगी। कपड़ा सुखाना हो तो धीरे धीरे सूखेगा। आपका फर्श पे पानी गिर गया, धीरे धीरे सूखेगा। बारिश हो गया तो पूरा मिट्टी कीचड़ हो गया, धीरे धीरे सूखेगा। लेकिन एक पतीला में एक गिलास पानी डाल करके चढ़ा दिए, 10 मिनट तक छोड़ दिया, पूरा पतीला का पानी गायब हो गया। कभी कभी होता है मम्मी भूल जाती है दूध चढ़ा के, दूध जल गया, वो भी वाष्पीकरण का ही नतीजा है। कभी फायदेमंद भी होता है और मम्मी अगर भूल गई दूध को उतारना तो दूध गायब, ये वाष्पीकरण का घाटा भी है हमारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट, कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। मान लीजिए कि पहला जो पॉइंट है आपका ये है सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र बड़ा आसान सा तरीका से आप सीख सकते हैं कि सतह क्षेत्र वाष्पीकरण को किस तरीके से प्रभावित करता है। ए चंगू मंगू ध्यान से सुनना। सतह का क्षेत्र अगर कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी। वाष्पीकरण का जो दर होगा, समय बीतता जाएगा, वाष्पीकरण होगा ही नहीं, तो उसका दर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वाष्पीकरण नहीं के बराबर होगा, घट जाएगा। और वाष्पीकरण अगर जल्दी कराना हो, कम समय में ज्यादा वाष्प बनाना हो, वाष्पीकरण की दर बढ़ाना हो, तो क्षेत्रफल को बढ़ा दो। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बाल्टी पानी में अपना एक जो मेरा फेवरेट गमछा है उसको डुबा दिया। तो चंगू ने बोला कि सर ये जो, बस हो गया भाई, पानी बंद हो जाए निकलना। हाँ, हमें ना ये गीला कपड़ा है, ठीक है, अब इसे सुखाना है। हम इसको एज इट इज ले जाएंगे और छत पे रख देंगे और कहेंगे भैया सूख जाओ। चंगू ने ये काम किया, अब मंगू दूसरा काम किया। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जल्दी सूखेगा। चंगू मंगू क्या सोच रहा है? ये सूख जाएगा जल्दी? नहीं बे। अब मंगू बोला सर इसको पूरा ना खोल के फैला के छत पे रख दीजिए या रस्सी पे टांग दीजिए, जल्दी सूखेगा। मंगू सही बोला। इसे हम क्या करें कि अगर अच्छे से फैला दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फैला के अगर बाहर में डाल दे तो ये जल्दी सूखेगा। इसमें वाष्पीकरण का दर क्षेत्रफल बढ़ने से ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही इसका क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम हो गया, तो इसमें वाष्पीकरण का दर क्या होगा? घट जाएगा। तो क्षेत्रफल के ऊपर में
वाष्पीकरण निर्भर करता है किस तरीके से कि अगर सतही क्षेत्र ज्यादा होगा, ऊपर का निशान मतलब ज्यादा, क्योंकि यह सतही प्रक्रिया है, तो वाष्पीकरण का दर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सतही क्षेत्रफल अगर कम जाए, इस तरीके से सतही क्षेत्रफल अगर कम जाए तो इसमें वाष्पीकरण की दर, सूखने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो वाष्पीकरण का दर कम हो जाएगा अगर सतही क्षेत्र कम हो गया। सतही क्षेत्र कम जाएगा, वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगी। और वाष्पीकरण की दर को बढ़ाना हो तो सतही क्षेत्र को बढ़ा दो, मतलब कि अपना जो गमछा कपड़ा है उसको फैलाओ अच्छे से, सतही क्षेत्रफल बढ़ा दो तो वो जल्दी सूख जाएगी। अब अगला पॉइंट है कि तापमान अगर ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा कणों का क्या हो जाएगा, द्रव्य के कणों का बढ़ेगा। तो जब द्रव्य के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वो गैसीय स्टेट जल्दी अचीव करेंगे, वाष्प जल्दी बनाएंगे। तो इस वजह से भी तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है और तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और जब तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण की भी दर घट जाएगी। तापमान मतलब ऊर्जा जब कम मिलेगी तो वाष्पीकरण कम होगा। तो ये अच्छे से सीखा। वायु की गति मतलब कि कभी क्या होता है कि आप बस में जा रहे हैं और पसीने पसीने हो गए और रुमाल एकदम गीला करके आप मुंह पे डाल लिए, गर्मी है बहुत, बस से आप आ रहे हैं स्कूल से, तो क्या करते हैं कि वो हैंकी को, रुमाल को खिड़की के बाहर लटकाते हैं, जल्दी सूख जाता है। कई बार तो क्या करते हैं कि स्कूल ड्रेस सूख नहीं रहा है, पंखा चला दिया रात भर और नीचे में डाल दिया, जल्दी सूख गया। तो जब वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्प के जो कण हैं, जो कि बाहरी कण है, सतह के बिल्कुल बाहर में है, उसे वाष्प के कण को क्या करेगा, वो वायु क्या करेगा, हवा अपने साथ लेके उड़ा ले जाएगी और जल्दी जल्दी उड़ाते लेके जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु अपने साथ जो वाष्प के कण है, सतही वाष्प के कण है, वो तेजी में जल्दी जल्दी लेके भागेगी। जैसे मान लीजिए कि वाष्प का कण सतह पे जैसे ही आया, हवा लेकर के भाग गई तुरंत, उसको वायुमंडल में जाने की जरूरत नहीं हुई, वो तुरंत निकल गया। तो इस वजह से भी हमारे जो वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ जाता है। मतलब कि वायु की गति अगर बढ़ेगी तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा, वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण का दर कम हो जाएगा। अगला, ये तीनों में तो एक ही था, मतलब बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इससे पहले आपको समझना होगा आर्द्रता क्या है। बरसात के मौसम में जब रेनी सीजन होता है तो बारिश खूब होती है। बारिश खूब होगी तो क्या होगा कि वायुमंडल में वाष्प के जो कण होंगे, जो पानी का जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा होगा। तो वातावरण में अगर पानी का मात्रा बढ़ जाए, किस तरीके से, हवा में पानी का जो मात्रा है वो बढ़ जाए, तो जो कपड़ा में आपका पानी है और उससे जो वाष्प बन रहा है, तो मान लीजिए कि वायुमंडल में 90% पानी का मात्रा है, मतलब ह्यूमिडिटी 90% है, आज आर्द्रता। तो अगर 90% मतलब पानी का मॉलिक्यूल वाष्प है हवा में, और आपका मॉलिक्यूल अगर हवा में जाना चाहेगा, सूखता तभी है जब आपके कपड़ा से वाष्प वातावरण में चले जाए। तो जैसे ही निकलेगा तो वो रोकेगा, वातावरण कहेगा ओ भाई साहब रुको रुको, किसको बोलेगा, कपड़ा को, ओ कपड़े भाई साहब रुकिए। हमारे वायुमंडल में, हवा में ऑलरेडी पानी ठसाठस भरा हुआ है, आप अपना पानी कहां से लेके आ रहे हैं, रुक जाइए भाई, मेरे को सुखा दो, मेरे को कल ये पहन के जाएगा। कपड़ा बोला कि भाई मेरे को सुखा दो, मेरा फ्रेंड ना मेरे को पहन के जाएगा स्कूल। तो बोला भाई कुछ और जुगाड़ कर ले। तो बरसात के दिनों में 2 से 3 दिन लग जाती है कपड़ा सूखने में। कई बच्चे मेरे जैसे चंगू मंगू है, बरसात के दिन में क्या करते हैं, आयरन से ही सुखा लेते हैं अपना कपड़ा, या पंखा के नीचे डाल देते हैं। बरसात के दिनों में कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना होता है। तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता। और बरसात के दिनों में वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब आर्द्रता अगर बढ़ेगी,
वायु में जल वाष्प अगर बढ़ गया तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी वाष्प है और कपड़ा का वाष्प भी है। तो कपड़ा वाला वाष्प बोलेगा फिर भाई वातावरण मुझे ले लो, वातावरण क्या, ना 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 ना, मेरे अंदर पहले से 90 वो भरल है ठसाठस, अब तेरा कहां से हम ले वाष्प। इसीलिए वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और आर्द्रता अगर घटेगी, गर्मी के दिनों में आर्द्रता एकदम घट जाती है, ह्यूमिडिटी। वायु में जलवाष्प की जो, देखो गर्मी के समय में क्या होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प का मात्रा बहुत कम हो जाता है। तो कपड़ा जैसे ही हम डालते हैं भिगो के, तो मान लीजिए कि इसमें 90% आर्द्रता है, 100% आर्द्रता है और वायुमंडल में 40% ही है। तो वायुमंडल कहेगा भाई हमको तो चाहिए, कुछ वाष्प के कण मुझे दे दो और जल्दी जल्दी दे दो। तो उसका दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी कब, जब वायुमंडल में जलवाष्प कम होगा, मतलब आर्द्रता कम होगा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक तो हमने पढ़ लिया, वाष्पीकरण और वाष्पन में अंतर भी पढ़ लिया। अगला है, लास्ट वन है, वाष्पन के प्रभाव या फिर वाष्पीकरण के प्रभाव। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं और इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं जो अच्छे अच्छे हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आखिर का बचा हुआ टॉपिक, जिसका नाम है वाष्पन के प्रभाव या फिर आप इसे कह सकते हैं वाष्पीकरण के प्रभाव। वाष्पीकरण जब भी होता है तो एक प्रक्रिया अंदर ही अंदर होती है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। वाष्पीकरण होगा कब, जब द्रव्य को, पानी को ऊर्जा मिले। क्या मिले, ऊर्जा मिले, और ऊर्जा मिलकर उसके द्रव्यों के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाए कि वो गैस के अणुओं के आसपास में पहुंच जाए, मतलब कि उसके गतिज ऊर्जा का जो मान हो वो ज्यादा हो जाए द्रव्य के कणों के अंतर आणविक आकर्षण बल से ज्यादा हो जाए, तब वो गैस में बदलते हैं या फिर वाष्प में बदलते हैं। इसका मतलब है कि वाष्पीकरण में हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत है। तो जब कभी वाष्पीकरण होगा तो बिना ऊर्जा के नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है, आपने फर्श पे फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया, जमीन पे फेंक दिया, तो वातावरण से वो क्या करेगा कि ऊर्जा को अवशोषित करेगा। कौन, पानी, और वो धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है कि गर्मी के समय में जब वो जून का समर वेकेशन हुआ करता था, तो हम लोग हॉस्टल्स में या फिर समर वेकेशन से पहले हॉस्टल में क्या करते कि छत के ऊपर हम ना पानी डालते शाम के समय में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगा आपका रूम रात में। ऐसा क्यों करते थे, अब हमें समझ में आ रहा है कि जब हम छत के ऊपर में फ्लोर पे, टेरेस पे जाकर के पानी डाल देते, तो क्या होता कि पानी धीरे धीरे सूखने लगता, और वो ऊर्जा कहाँ से लेता, छत से। जो सीमेंट का जो छत है वो छत गर्म रहता था, तो वो वाष्पन के लिए, वाष्पीकरण होने के लिए ऊर्जा छत से लेता, और छत धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को कम करते जाता। जितना ज्यादा आप पानी गर्मी के समय में छत के ऊपर डालेंगे, एकदम शाम के समय में जब एकदम गर्म रहता है छत, आप डालते जा रहे धीरे धीरे पानी वाष्प में बदलते जा रहा है। तो ये वाष्प में कौन बदल रहा है पानी को, आपका छत जो गर्म है वो हो बदलते बदलते, तो ये जो वाष्पन में जो ऊर्जा लगी वो किसने दिया, छत ने दिया। तो छत की ऊर्जा क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, घटते घटते छत क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो रात में जब पंखा नीचे चलेगा तो आप मजे से सो पाएंगे। तो ये इसके पीछे लॉजिक था। आज भी गर्मी के समय में आप लोग क्या करते हैं कि मोटर में पाइप लगा हुआ है और बाहर में ले गए और थोड़ा पानी छींट दिया। क्यों भाई, आपका जो बाहर का जो आंगन है उसमें पानी छींटने से क्या हुआ कि बाहर के आंगन जो गर्म थे वहां से पानी ने
ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और वो भाप बन के तो उड़ गया, लेकिन ऊर्जा किसका घट गया? आपके जमीन का, आपके घर के आसपास का। तो आपको थोड़ा शीतलता का एहसास होगा। तो एक ही चीज हमें समझना है कि आखिर वाष्पीकरण में हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से लेगा? ऊर्जा लेगा जिस माध्यम में आप पानी को रख देते हैं, जिस माध्यम से वाष्पीकरण हो रहा है, जिस माध्यम से वाष्पीकरण हो रहा है। मान लीजिए कि पानी को आपने शरीर पे लगा लिया, ऐसे ऐसे मुंह धो पोंछ लिया, तो वाष्पीकरण का माध्यम अब क्या हो गया? आपका शरीर, स्किन। पानी को आपने जमीन पे फेंक दिया, वाष्पीकरण का माध्यम कौन हो गया? जमीन। पानी को आपने छत पे फेंक दिया, वाष्पीकरण का माध्यम क्या हो गया? छत। पानी को आपने क्या किया? कपड़े में गीला कर दिया, अब वाष्पीकरण का माध्यम कौन हो गया? कपड़ा। पानी को आपने मटके में डाल दिया, मिट्टी के घड़े में, तो वाष्पीकरण का माध्यम कौन हो गया? मटका का जो घड़ा का जो ऊपरी सतह है, जिसे छेद से पानी रिस रहा है, बाहर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वाष्पीकरण के माध्यम हैं। तो वाष्पीकरण जब कभी होगा वो अपने माध्यम से ऊर्जा ले लेगा, जिसकी वजह से उस माध्यम का ऊर्जा कम हो जाएगा और उस माध्यम को लगेगा कि थोड़ा सा हम ठंडे हो गए, शीतलता का एहसास होगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है वाष्पीकरण के माध्यम में शीतलता। जब कभी वाष्पीकरण किसी माध्यम से हो रही हो तो वाष्पीकरण में लगने वाली ऊर्जा उसी माध्यम से ली जाती है, जिस कारण माध्यम की ऊर्जा पहले के मुकाबले कम हो जाती है। इस कारण से माध्यम को शीतलता का अनुभव होता है। अब इसके ऊपर में ढेरों क्वेश्चंस हैं, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही आंसर हर एक के लिए। यही को आंसर हर एक में आप फिट कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो यही आंसर हर एक में चिपका सकते हैं, थोड़ा सा भाषा बदल के। क्वेश्चन मैं बताता हूं। वाष्पीकरण से वातावरण में शीतलता का एहसास होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण अगर वातावरण से हो रहा है तो वातावरण से ऊर्जा वाष्पीकरण में लगेगी, खपत होगी, जिसकी वजह से जो वातावरण है उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। और हम लोग वातावरण में घूम रहे होंगे तो हमें एहसास होगा कि अरे आज तो ठंडा थोड़ा लग रहा है। जैसे ही बारिश होती है वाष्पीकरण तेज हो जाता है, गर्मी है खूब और झमाझम बारिश आ गई, जून का महीना है, समर वेकेशन है और चारों तरफ खूब करकराहट है, मतलब कि कड़ाके की गर्मी है, धूप है निकला हुआ, और सडनली थोड़ा सा बारिश हो जाए तो एहसास ठंडक का होता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ वाष्पीकरण बढ़ जाती है, पूरे वातावरण में वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है बारिश के मौसम में, वर्षा गिरते ही, और वाष्पीकरण से पूरे वातावरण का जो ऊर्जा है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण का टोटल ऊर्जा वाष्पीकरण में लगने लगता है और हमें एहसास होता है कि चलो अब आराम तो मिला। बरसात होते ही ठंडक का एहसास होने लगता है। क्यों? क्योंकि वर्षा होते ही वाष्पीकरण तेज हो जाती है और वातावरण से वो ऊर्जा कम होने लगती है और वातावरण शीतल ठंडा होने लगता है। तो ये आप आंसर इसका लिख सकते हैं। एसीटोन, स्पिरिट, पेट्रोल, परफ्यूम या फिर नेल पॉलिश से शीतलता का एहसास। आप अगर हथेली पे एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम या नेल पॉलिश नेल पे लगाते हैं तो शीतलता का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं ये सभी के सभी आपके हथेली या फिर स्किन या फिर नेल को टच कर रहे हैं, और जैसे ही इसमें वाष्पन होगा, और इन सब चीजों में वाष्पीकरण तेज होता है क्योंकि इनका जो वेपोराइजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत कम होता है, क्वथनांक कम होता है पानी के बनिस्पत। तो इनको आपके शरीर के टेम्परेचर, आपके शरीर के तापमान पे ही ये भाप बनने लगते हैं बहुत तेजी में। बनते तो पानी भी हैं लेकिन इनका दर बहुत तेज होता है और इस वजह से वो आपके शरीर से ऊर्जा निकाल लेते हैं, स्किन से, आपके सतह से ऊर्जा निकाल के वो वाष्प बन जाते हैं। इसकी वजह से सतह का, आपके शरीर के सतह का तापमान घट जाता है, इसकी वजह से आपको शीतलता का एहसास होता है। परफ्यूम, डियो कुछ भी मारिए, लगा ठंडा ठंडा कूल है। गर्मियों में सूती कपड़े का पहनना। जब कभी गर्मी में आप कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो पसीना कॉटन क्लॉथ क्या करता है, खूब अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और गर्मी के समय में आपके शरीर में वो पसीना वाला कपड़ा चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ,
और जैसे ही वाष्पीकरण शुरू होता है तो वाष्पीकरण का माध्यम अब क्या होगा, आपका शरीर, क्योंकि वो कपड़ा में पानी है, पानी पसीना है और पसीना आपके शरीर से चिपका हुआ है। जैसे ही वो शरीर से चिपका हुआ है, वाष्पीकरण होगा, आपके शरीर से वो ऊर्जा ले लेगा, सतह से, शरीर के सतह से, अंदर से नहीं, ऊपरी सतह से। तो ऊपरी सतह को एहसास होगा ठंडक का। आप खूब खेल रहे हैं स्कूल में, और खेल करके जैसे ही स्कूल के अंदर बैठे पंखा के नीचे, ठंडा होने लगा शरीर तुरंत। यही है वाष्पीकरण की वजह से आपको शीतलता का एहसास होता है। मटके में पानी का ठंडा होना, मटका में जब हम मिट्टी के घड़े में जब बर्तन में पानी रखते हैं तो मटका में क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है, उस छेद से पानी बाहर की तरफ निकलता है, और जैसे ही बाहर वाले सतह को गीला करता है तो जो वायुमंडल में जो गर्मी है, पानी के अंदर का जो तापमान है, अब वो क्या हुआ कि बाहर वाला जो सरफेस है, बाहर वाला जो सतह है, वहां से वाष्पीकरण शुरू हुआ। और वाष्पीकरण जब भी मटके के सतह से शुरू होगा तो मटके के जो सतह है वो काफी ठंडे हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो पानी जो अंदर का है उससे वो ऊर्जा बाहर की ओर निकलती चली जाएगी। वाष्पीकरण में पानी की ऊर्जा चली जाएगी और पानी का जो तापमान है वो कम हो जाएगा। तो मटके में जब हम पानी रखते हैं तो मटका के छोटे छोटे छेद से पानी बाहर निकलती है और वो वाष्पीकृत होने लगती है, ठीक है। और वाष्पीकरण में जो ऊर्जा लगती है वो कहां से लिया जाता है, मटके के सतह से। और मटके का सतह क्या होता है, बिल्कुल गीला रहता है, इसीलिए वो डायरेक्ट पानी से ऊर्जा लेकर के वाष्पीकृत होने लगते हैं, जिसकी वजह से पानी का तापमान घट जाता है और वो मटका का पानी हमको ठंडा ठंडा पीने को मिलता है। अगला है बर्फीले जल से भरे गिलास। एक ग्लास ले ले शीशा का, उसमें आइस डाल दीजिए, ढेर सारा आइस और थोड़ा सा पानी। अब कुछ देर के बाद देखेंगे कि शीशा के बाहर वाले सरफेस पे, अरे कोको कोला या ठंडा पीते हैं ना हम लोग, तो बोतल या गिलास के बाहर में पानी आ जाता है। यही क्वेश्चन है कि शीशा के बर्तन में जब हम शीशा के गिलास में बर्फ डाल देते हैं तो बाहरी सतह पे पानी जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही शीशा के बर्तन या गिलास में या कोको कोला के बोतल में जैसे ही ठंडा आप सामान डालते हैं, उसका सतह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सतह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और वातावरण हमारा क्या है, गर्म है। वातावरण क्या है, गर्म है। तो वातावरण का जो जलवाष्प का कण है जो कि ग्लास के सरफेस से सट रहा है, उसको तो ऊर्जा क्या हो गई, वहां से वो कम होने लगी। तो यह प्रक्रिया संघनन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, और वाष्पीकरण इसमें शायद नहीं हो रहा हो, लेकिन संघनन जरूर हो रहा हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही सतह ठंडी हो गई तो वाष्प का जो कण वातावरण में है वो ठंडी होकर के बूंदे बन गई। वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो फिर से द्रव्य बन जाएगा, और वही द्रव्य ग्लास के चारों तरफ जम जाता है। मतलब ये जो प्रक्रिया है ये संघनन की प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, संघनन। संघनन में क्या होता है कि जल वाष्प हम लिख रहे हैं, देखो, जल वाष्प बदलता है किसमें, द्रव्य में। तो ये जलवाष्प का द्रव्य में बदलना संघनन की प्रक्रिया है। कब? जब हम जलवाष्प को ठंडा करेंगे, शीतल करेंगे। क्या करेंगे, शीतल जब हम करेंगे, शीतलता जब देंगे, तब वो द्रव्य में बदल जाएगा। तो आपका ये क्लास आज, ये एक्सरसाइज, ये अध्याय आज खत्म होता है। अगली जो भी वीडियोज आएंगी, सबसे पहले इस पूरे एक्सरसाइज का अंदर, एक्सरसाइज के अंदर वाला, प्रश्नावली के भी अंदर में जो क्वेश्चन है वो सारी क्वेश्चन आएंगी, प्रश्नावली आएंगी, फिर आगे का एक्सरसाइज हम लोग डिसाइड करेंगे। थैंक यू मुझे वॉच करने के लिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, नहीं भी सब्सक्राइब करें, खूब देखें और सीखें और पढ़ें।